नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी के रिटर्न में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये बदलाव डिस्कस करें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, जब आप सेल करते हैं जीएसटी में तो आप जीएसटीआर 1 में अपनी सेल की डिटेल देते हैं, यानी कि डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस है। यदि आप नॉर्मल टैक्स पेयर हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप ईयर एंटर होता था और यहाँ पे मंथ आता था ऑटोमेटिकली। अभी इसमें बदलाव किया गया है। दोस्तों, जीएसटी 1 में जहाँ पे ईयर लिखा गया था अब वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ आएगा, और जहाँ पे वर्ल्ड मंथ लिखा हुआ था अब वहाँ पे मंथ की बजाय टैक्स पीरियड लिखा हुआ आएगा। तो दोस्तों, ये बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ व्यक्ति क्वार्टरली जीएसटी 1 फाइल करते हैं जीएसटी में, जिनकी की टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार मंथ का कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता था, इसलिए वहाँ पे अब टैक्स पीरियड लिखा हुआ आएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए जीएसटी 1 क्वार्टरली एप्लीकेबल है, और जो व्यक्ति मंथली जीएसटी 1 फाइल करते हैं उनके लिए टैक्स पीरियड मंथली रहेगा। इस प्रकार अब यहाँ पे टैक्स पीरियड वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया गया है मंथ के बजाय। दोस्तों, यदि आप जीएसटी 1 का टेबल 3A और B देखते थे तो वहाँ पे आपकी एग्रीगेट टर्नओवर आती थी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, और एग्रीगेट टर्नओवर अप्रैल टू जून 2017 दिया गया था। तो इसकी दोस्तों अब कोई रेलेवेंस नहीं रह जाती है, इसलिए अब इस टेबल में सब्स्टिट्यूशन किया गया है और नई एंट्री को सब्स्टिट्यूट किया गया है। दोस्तों, अब आपके जीएसटी 1 में एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिकली आएगा और डेट ऑफ ARN आएगा, यानी कि जिस दिन आप जीएसटी 1 को फाइल करेंगे वो डेट आपकी जीएसटी 1 में दिखाई देगी। दोस्तों, आज की डेट में इसी फॉर्मेट में जीएसटी पोर्टल से जीएसटी 1 जो है आपको दिखाई देती है। एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटी 1 आती है, लेकिन इसके लिए जो जीएसटी का फॉर्म था वो चेंज नहीं किया गया था, तो इसलिए अब नोटिफिकेशन के द्वारा ये अमेंडमेंट की गई है जीएसटी 1 के फॉर्म में। दोस्तों, जीएसटी 1 के टेबल 4 में आप आउटवर्ड सप्लाई दिखाते थे जो कि आप रजिस्टर्ड व्यक्ति को करते थे। यहाँ पे टेबल 4A के अंतर्गत वो सप्लाई आती थी अदर देन अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज एंड सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो इसकी अभी ये हेडिंग जो है 4A की ये चेंज की गई है। इस प्रकार दोस्तों, टेबल 4A में ये जो हेडिंग दी गई थी अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज एंड सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसके बजाय अब अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज इंक्लूडिंग सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अट्रैक्टिंग TCS है। यानी कि यदि आप रिवर्स चार्ज की सप्लाई करते हैं जिसपे कि रिसिपिएंट को जीएसटी पे करना होता है, या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो कि जीएसटी एक्ट के तहत TCS काटता है, तो उसे आपको टेबल 4A में नहीं दिखाना है। दोस्तों, जीएसटी 1 में ही टेबल 4 के अंतर्गत 4C दिया गया था, यानी कि यदि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते थे जिसपे कि TCS काटा है ई कॉमर्स ऑपरेटर ने, तो आपको ऑपरेटर वाइज और रेट वाइज इसकी रिपोर्टिंग करनी होती थी। हालांकि जीएसटी पोर्टल पे इसकी प्रोविज़न नहीं दी गई थी, तो अब इस एंट्री को यानी कि टेबल 4C को डिलीट किया गया है। इस प्रकार टेबल 4C और इससे जुड़ी जो एंट्रियों ने ओमिट किया गया है, लेकिन दोस्तों इसके लिए नया टेबल इंसर्ट किया गया है। दोस्तों, यदि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करेंगे तो उसे अब कहाँ पे रिपोर्ट करना है, इसके लिए जीएसटी 1 में टेबल नंबर 13 के बाद नया टेबल इंसर्ट किया गया है, टेबल नंबर 14। यानी कि यदि कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करेगा जहाँ पे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत TCS कलेक्ट करना है, या फिर जहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जीएसटी पे करना है, तो उस केस में यहाँ पे सेपरेट रिपोर्टिंग करनी है। यानी कि ऐसी सप्लाई जहाँ पे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को TCS कलेक्ट करना है वो आपको सेपरेटली रिपोर्ट करनी है, और जहाँ पे कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही जीएसटी पे करना है उस सप्लाई के ऊपर, जैसा कि सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में दिया गया है जीएसटी एक्ट में, तो वो सप्लाई आपको यहाँ पे सेपरेटली रिपोर्ट करनी है। दोस्तों, नॉर्मली जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जीएसटी या तो सप्लायर पे करता है फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे, या रिसिपिएंट पे करता है रिवर्स चार्ज बेसिस पे। लेकिन एक केस ऐसा है जहाँ पे कि ना तो सप्लायर पे करता है जीएसटी ना ही रिसिपिएंट, बल्कि ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करता है, जैसा कि सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में मेंशन किया गया है। यानी कि कुछ ऐसी सर्विसेज गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की हैं जहाँ पे कि यदि ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई की जाएंगी तो जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना है। तो ऐसी सर्विसेज यदि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें आपको सेपरेटली रिपोर्ट करना होगा जीएसटीआर 1 में।
तो दोस्तों जीएसटी एक्ट के अंतर्गत बहुत सी सर्विसेज जो है नोटिफाई की गई थी। यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई की जाएगी इंट्रा स्टेट, तो उस केस में जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना है। जैसे कि सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल्स। इसी प्रकार यदि अकोमोडेशन की सर्विस दी जाती है होटल, इन, गेस्ट हाउस, क्लब्स या फिर अदर कमर्शियल प्लेसेस में फॉर रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पज़, तो उस केस में भी जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना है। इसी प्रकार यदि हाउस कीपिंग सर्विस जैसे कि प्लम्बिंग के, कारपेंटिंग जो है वो सप्लाई की जाती है, जहाँ पे कि जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी एक्ट में, तो इसके ऊपर भी ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे करना है। या फिर सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन एट स्पेसिफाइड प्रीमिसेस, यानी कि जहाँ पे 7,500 रुपीज़ पर यूनिट और इक्विवेलेंट से ज़्यादा का रेंट है, उन प्रीमिसेस को छोड़ के यदि कहीं और रेस्टोरेंट सर्विस दी जाएगी तो वहाँ पे जीएसटी जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना है, यदि ये सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई की जा रही हैं। तो दोस्तों अब सप्लायर को सेपरेट रिपोर्टिंग करनी है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू वो कितनी सप्लाई कर रहा है, जहाँ पे कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस कलेक्ट करना है, और कौन सी ऐसी सप्लाई है जहाँ पे कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे करना है सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत है। इसी प्रकार यदि आपकी कोई अमेंडमेंट होती है ई कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड जो आपने सप्लाई की है, तो उसके लिए भी नया टेबल 14A जो इंसर्ट किया गया है जीएसटी एक्ट में। तो सप्लायर यहाँ पे इसकी डिटेल देगा, मंथ और क्वार्टर, ओरिजिनल डिटेल क्या है, रिवाइज डिटेल क्या है, नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्स्ट्रा जो उसने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू की है। इसी प्रकार दोस्तों यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर है कोई व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, तो उसे अब सेपरेटली जो है ये सप्लाई रिपोर्ट करनी होगी। जीएसटी 1 में टेबल नंबर 15 इंसर्ट किया गया है कि कितनी उसने सप्लाई जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड सप्लायर से ली है और कितनी अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों से ली है। तो उनके जीएसटी नंबर यहाँ पे मेंशन करने होंगे। यदि सप्लायर रजिस्टर्ड है, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट और रेट मेंशन करना होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्स अमाउंट और प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन करना है। दोस्तों यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को ये भी बताना होगा कि यदि उसने रजिस्टर्ड सप्लायर से सप्लाई ली है और आगे जो सप्लाई दी है वो रजिस्टर्ड व्यक्ति को दी है, तो इसकी रिपोर्टिंग सेपरेटली करनी है। और यदि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है लेकिन जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, तो इसकी रिपोर्टिंग अलग से करनी है। दोस्तों ई कॉमर्स ऑपरेटर ने जो सप्लाई ली है और उसके बाद ये सप्लाई रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को दी है, यदि इसमें बाद में कोई चेंज होता है, वो अमेंडमेंट फाइल करना चाहता है, तो इसके लिए नया टेबल 15A इंसर्ट किया गया है, जहाँ पे कि उसे जीएसटी नंबर देना होगा सप्लायर का, ओरिजिनल डिटेल, जीएसटी नंबर ऑफ द रिसिपिएंट और उसके बाद रिवाइज डिटेल यानी कि जीएसटी ऑफ द सप्लायर एंड जीएसटी ऑफ द रिसिपिएंट देना होगा अलॉन्ग विद वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्स अमाउंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। दोस्तों यदि रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और उससे रिलेटेड सप्लाई से रिलेटेड अमेंडमेंट फाइल करनी है ई कॉमर्स ऑपरेटर को, तो इसके लिए नया टेबल 15A क्लॉज 2 इंसर्ट किया गया है, जहाँ पे कि डिटेल देनी होगी, टाइप ऑफ सप्लायर कौन था, उसका जीएसटी नंबर, टैक्स पीरियड, रिवाइज्ड डिटेल ऑफ जीएसटी ऑफ द सप्लायर, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्स अमाउंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। दोस्तों अब क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू यदि आप सप्लाई करेंगे तो उसके लिए अलग से टेबल जो है वो इंसर्ट किए गए हैं, इसलिए जो पुराना टेबल था 5B यानी कि सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अट्रैक्टिंग टीसीएस, जहाँ पे कि वैल्यू 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा होती थी टू अनरजिस्टर्ड पर्सनस इंटरस्टेट, ये जो टेबल है वो डिलीट किया गया है। दोस्तों जो जीएसटी 1 पुराना था वहाँ पे टेबल नंबर 7 दिया गया था, यदि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते थे तो इंटरस्टेट सप्लाई की डिटेल आपको अलग से दिखानी थी, इंटरस्टेट सप्लाई की अलग से दिखानी थी। दोस्तों टेबल 7 को भी बदल दिया गया है, अब आपको इंटरस्टेट सप्लाई यहाँ पे दिखानी है, कंसोलिडेटेड रेट वाइज आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अट्रैक्टिंग टीसीएस, और इंटरस्टेट सप्लाई वेयर इनवाइस वैल्यूज अप टू 2.5 लाख, ये भी आपको कंसोलिडेटेड रेट वाइज दिखानी है इंक्लूडिंग सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अट्रैक्टिंग टीसीएस। दोस्तों यदि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई की गई है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट करते थे टेबल नंबर 10A1 के अंतर्गत और 10B1 के अंतर्गत, इन्हें अब ओमिट कर दिया गया है क्योंकि इसके लिए सेपरेट टेबल आ गया है।
दोस्तों जीएसटी 1 में जब आप HSN वाइज समरी देते थे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल थी, यदि आप HSN कोड मेंशन कर देते थे। तो अब ये जो ऑप्शनल वर्ड है इसे डिलीट कर दिया गया है। इस प्रकार यदि अब आप HSN कोड एंटर करेंगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन भी आपको एंटर करनी होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।